नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ उड़ान द अप्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सुमेरियन सभ्यता से संबंधित उसके राजनीतिक संगठन के बारे में। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की सबसे प्रमुख और प्रथम सभ्यता रही है, और वहाँ से सभ्यता प्रारंभ होती है सुमेरियन मेसोपोटामियन क्षेत्र में। और उसका राजनीतिक संगठन के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि मिस्र में आप लोगों ने नगर राज्यों से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन को देखा, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी नगर राज्य हुआ करते थे और उन्हीं नगर राज्यों का एक शिथिल संघ था। शिथिल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो संघ थे ज़्यादातर युद्धों के समय में एकजुट होते थे, उसके अलावा ये अपने कार्य में संलग्न रहते थे। तो ये एक संघ था वहाँ पे, और उस संघ में जो राजनीतिक संगठन था उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जहाँ मैंने बताया था कि पटेसी और लूगल नामक दो प्रमुख पद थे। पटेसी तो पद था बेसिकली, लूगल एक उपाधि थी। और जब पटेसी जो हुआ करता था वो नगर राज्य का प्रमुख होता था, वो एक सेनापति भी था, प्रमुख न्यायाधीश भी था, वो धर्म पुरोहित भी था, और वो निर्माण कार्यों का अध्यक्ष भी था, सिंचाई विभाग का भी अध्यक्ष था। तो बहुत सारी जिम्मेदारी पटेसी के पास हुआ करती थी नगर राज्यों के अंतर्गत। और यही पटेसी जब विजय प्राप्त कर लेते थे, कई नगर राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे और एक विजेता हो जाते थे। इसीलिए लूगल का जो सामान्य अर्थ है उसका मतलब है महान विजेता। तो जब पटेसी एक विजेता के तौर पर स्थापित हो जाते थे, शक्तिशाली हो जाते थे, बाहुबली हो जाते थे, तो वह लूगल बन जाते थे। तो लूगल की उपाधि वो धारण करते थे और तब तक लूगल बने रहते थे जब तक कि वह शक्तिशाली रहते थे। और जैसे ही उनकी शक्ति का क्षीण होने लगता था, वो युद्धों में हारने लगते थे, तो पुनः वापस आ जाते थे उसी पटेसी के स्थान पर जहाँ पर वो पहले कभी थे। पटेसी जो व्यक्ति हुआ करता था वो शक्तिशाली होने पर लूगल और पटेसी दोनों बना रहता था। और पटेसी जो पद था वो धीरे धीरे वंशानुगत होता चला जाता है। और इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि सुमेरियन सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से हमें विश्व की सबसे प्राचीन संहिता की जानकारी मिलती है। वैसे समान जानकारी के लिए हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी आचार संहिता बॉबीलोनिया के हम्मुराबी की आचार संहिता है, लेकिन उस आचार संहिता के पहले भी एक आचार संहिता, विधि संहिता निर्माण की गई थी। और वह विधि संहिता निर्माण की गई थी आपके सुमेरियन सभ्यता के द्वारा, सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा, जिसमें एक प्रमुख शासक था सुल्गी, उसके द्वारा ये निर्मित की गई थी। और उसी को हम डूंगी के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों ऐसा कहा गया, हम लोग अक्सर हम्मुराबी को ही क्यों प्राचीन मानते हैं। तो उसका एक सीधा सा उत्तर ये है कि हम्मुराबी की जो आचार संहिता है वो हमें एक शिलापट्ट पर विस्तृत रूप से प्राप्त हो जाती है और उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अलबत्ता वो थोड़ा सा क्षीण अवस्था में मिलती है, लेकिन एक जगह मिल जाती है। लेकिन सुल्गी की जो आचार संहिता है वो हमें ऐसे एक साथ नहीं मिलती, टूटी टूटी प्लेट्स में मिलती है, कई प्लेट्स में, और एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं प्राप्त होती। इसीलिए इतिहासकारों में मतभेद रहा है और उनका मानना था कि हम्मुराबी की आचार संहिता ही ज़्यादा सुव्यवस्थित और ज़्यादा प्राचीन दिखाई पड़ती है। लेकिन बाद में जब अध्ययन हुआ, देखा गया कि हम्मुराबी की आचार संहिता से प्राचीन सुल्गी की आचार संहिता है। तो आज हम लोग उसी आचार संहिता के संदर्भ में बात करेंगे कि उस आचार संहिता में क्या था। तो आचार संहिता की आवश्यकता क्या पड़ती है, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है किसी समाज के लिए। क्योंकि हम लोग कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस को लेकर के पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट 1 में आपने पढ़ा कल्चर्स को, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक नोमैडिक यायावर जीवन वाला व्यक्ति धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ता है, एक स्थिर जीवन की तरफ बढ़ता है। और जब स्थिर जीवन आ जाता है तो वो भौतिक संसाधनों की खोज में भौतिक संसाधनों को एकत्रित करने लगता है, और वही भौतिक संपन्न जो उसकी संस्कृति का आवरण होता है वो आगे चल के सभ्यता के तौर पे दिखाई पड़ने लगता है। और यही जो सभ्यता है, जब मानव सभ्य हो जाता है, अक्सर क्योंकि ये जो सभ्यता वर्ड है ये अंग्रेज़ों की देन है,
और उनका ऐसा मानना था कि जो हम जिस तरीके का बिहेव करते हैं, हम जैसा रहते हैं, हमारा जो रहन सहन है वो सभ्यता के पैमाने पर फिट होता है और ऐसा ही जो बिहेव करता है वो सब सभ्य कहलाएंगे। तो जब मानव एक सभ्य समाज में आ जाता है, सभ्य बन जाता है, तो क्या आवश्यकता पड़ती है उस समाज में आचार संहिता की? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जब, जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं हमें समाज में विघटित करने का एक रास्ता खोल देती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को धनवान बनाने का प्रयास करने लगते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया था कि संसाधनों की एकत्रित करने से हम समाज में एक अलग लेवल पर दिखाई पड़ेंगे, या कहें कि सबसे ऊंचे लेवल पर दिखाई पड़ेंगे। तो और उस होड़ में लोग बहुत सारी गलत कार्यों को करने लगते हैं, अनैतिक कार्यों को करने लगते हैं, नैतिक मूल्यों का हार्श होने लगता है। और जब नैतिक मूल्यों का हार्श होने लगता है तो सामाजिक जो ताना बाना है उसके टूटने का एक डर, एक भय बन जाता है समाज में, और उस भय को समाप्त करने का जो कार्य है वो एक व्यक्ति या एक प्रशासन के जिम्मे में आता है। और वो प्रशासन या वो व्यक्ति, अगर राजतंत्र है तो व्यक्ति, और अगर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है तो वो पूरा संघ जो कि उसकी देखरेख कर रहा है प्रशासन की, वो जिम्मेदार हो जाता है एक नैतिक, एक ऐसा समाज बनाने की जहाँ पे सभी लोग सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ रह सके। तो उस समाज में उन बुरे व्यक्तियों को जो कि गलत कार्यों में संलग्न हो जाते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता या आचार संहिता का निर्माण किया जाता है, नियमावली का निर्माण किया जाता है कि समाज में किस तरीके से रहना है, और यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको किस प्रकार से दंड दिया जाए ताकि वो अगले बार वो ऐसा काम ना करे। क्योंकि ज़्यादातर जो आचार संहिताएं हैं, जो दंड संहिताएं हैं, उनका जो मूल है, उनके निर्माण के पीछे की जो प्रक्रिया है या जो अवधारणा है वो इस बात के लिए है कि व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसको दंड दिया जाए ताकि वो भविष्य में गलत कार्य ना करे। एक तरीके से सुधार की प्रवृत्ति को आगे लाने के लिए इस तरीके की संहिताओं की निर्माण किया जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि उस दौर में हो सकता है सुमेरियन समाज में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी, गलत कार्य या नैतिक कार्यों का प्रचलन बढ़ गया था जिसकी वजह से एक आचार संहिता की आवश्यकता पड़ी, और उस आचार संहिता को लाने वाले व्यक्ति थे सुलगी। तो उस आचार संहिता में उन्होंने क्या कहा है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये पहली कानून संहिता है, और इसलिए ये पहली है क्योंकि इसके पहले के कोई साक्ष्य आचार संहिता के नहीं मिलते। अगर रहे भी होंगे तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले प्रशासन नहीं रहा होगा या नैतिक मूल्यों का हाश नहीं हुआ होगा, लोग गलत कार्य नहीं करते रहे होंगे, लेकिन आपसी जो बातचीत है, जो आपसी एक हमारा समूह है, उसके जो प्रमुख सदस्य हैं वो मिल करके उनको दंड दे देते थे या उनको सुधारने का कार्य करते थे। कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था, लेकिन ये पहला एक ऐसा वाकया था जहाँ पर लिखित तौर पर संविधान या संहिता का निर्माण कर दिया गया था। तो अब इस संहिता में क्या क्या तत्व शामिल किए गए थे या इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके की चीज़ें इसमें शामिल थी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस संहिता का जो निर्माण हुआ था उसके पीछे का जो प्रमुख मतलब सिद्धांत था वो था प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। उसको ध्यान में रखते हुए इसको निर्मित किया गया था। और एक वाक्य है सठे साठे समाचारेत, उसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो टिट फॉर टैट, अर्थात जैसा आपके साथ व्यवहार होता है वैसा ही आप सामने वाले के साथ व्यवहार करें। तो कुछ उसी सिद्धांत, प्रतिशोध की सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस कानूनी संहिता का निर्माण किया गया था। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है वो आपके हाथ काट देता है, आपको मार देता है, तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता था, उसके भी हाथ काट दिए जाते थे। या अगर मृत्यु आपको मार देता है तो उसके किसी संतान को मार दिया जाता था। ऐसी अवधारणा वहाँ पर इस कानून संहिता में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा ये जो कानून संहिता है इसका जो प्रमुख कार्य था वो ये था कि ये न्यायालय में पीड़ित और अपराधी के मध्य मध्यस्थता का कार्य करती है, ऐसा उसमें वर्णन प्राप्त होता है। और पीड़ित
स्वयं जो है अपराधी को न्यायालय तक लेकर के आता था। मतलब इस आचार संहिता में ऐसा लिखा गया है कि सुमेरियन समाज में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित था और उस पर अत्याचार किया जाता था तो वो अपने अपराधी को स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता था और न्यायालय जो है एक तरीके से मध्यस्थता का कार्य करता था। वो पीड़ित और अपराधी के बीच में एक मीडिएटर था जो उन दोनों के बीच में सुलह कराने का कार्य करता था अगर उसकी सुलह लायक मसला होता था तो। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस आचार संहिता का एक और प्रमुख पक्ष है वो ये कि यहाँ पे न्याय जो है वो पक्षपात मुक्त नहीं था। अक्सर हम देखते हैं विभिन्न समाजों में जो न्याय की व्यवस्था होती है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष वर्ग के लिए पक्षपातपूर्ण होती है, उसके लिए आसान होती है। जैसे हम साधारण शब्दों में देखें तो बहुत सारी ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है जो समान व्यक्ति से परे दिखाई पड़ती है, वही विशेष व्यक्तियों के लिए उसमें कुछ छूट लिखित तौर पे तो नहीं है लेकिन अव्यवहारिक तौर पर ऐसा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो न्यायी कानून संहिता है जहाँ पर न्याय के संदर्भ में जो बात लिखी हुई है वो इस बात को कहती है कि यहाँ जो पक्षपात था वो न्याय था वो पक्षपात मुक्त नहीं था। यहाँ पर अभिजात, सर्वसाधारण और निम्न वर्ग सभी लोगों को दंड की व्यवस्था थी और जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनको अधिक दंड देने की बात थी, उनको अधिक दंड दिया जाता था। और साथ ही साथ जो सर्वसाधारण थे या निम्न वर्ग थे उनको कम दंड देने का प्रावधान था। ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि जो उच्च वर्गीय लोग थे या जो कुलीन वर्गीय, अभिजात वर्गीय लोग थे उनके पास अधिकार थी, उनके पास शक्ति थी। तो अधिकार और शक्ति जिसके पास होती है, अगर वह व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी या उसको जज करने वाला कोई जल्दी मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये बात थी वहाँ पे कि जिसके जो ज़्यादा शक्तिशाली, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा अधिकार है, उनको दंड देना ज़्यादा, अगर उनके कार्यों के पीछे उनको दंड दिया जाए तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा समाज के लिए। वो लोग जल्दी गलत कार्य नहीं करेंगे, अन्यथा वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगेंगे और ऐसी स्थिति अगर आएगी तो समाज में अव्यवस्था की स्थिति फैल जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए जो उच्च वर्गीय लोग थे, जो अभिजात वर्गीय लोग थे, उन्हें अधिक दंड का प्रावधान था अगर वो कोई गलत कार्य करते थे। वहीं आपके साधारण और निम्न वर्गों के लोगों के लिए सामान्य से दंड की व्यवस्था थी। वो जिस प्रकार का गलत कार्य या अपराध करते थे वैसा ही दंड उन्हें दिया जाता था। एक और चीज़ जो कि सुलगी की आचार संहिता से संबंधित है वो ये है कि यहाँ पर मृत्यु को लेकर के कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। अंतर जैसे कि अगर मृत्यु आकस्मिक है या संयोजित है, उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं दिखाई पड़ता है। हत्या मतलब हत्या, एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है किसी वजह से तो वो चाहे वो अचानक से कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में वो मर गया हो, या उदाहरण के तौर पे हम कहें कि अगर आत्मरक्षा में भी अब अगर किसी व्यक्ति को आप मार देते हैं तो उस व्यक्ति को जो मतलब मरने पे जो अपराध या जो दंड मिलता है वो, और जो संयोजित रूप से किसी व्यक्ति को एक रूपरेखा तैयार करके मार दिया जाता है, दोनों के मरने पे जो दंड है उसको समान यहाँ पर रखा गया था। तो आत्मरक्षा में किए गए हत्या या सुयोजित रूप से की गई हत्या, दोनों में एक समान दंड की व्यवस्था थी। दंड बेसिकली ज़्यादातर मामलों में लोगों को, अगर आप हत्या के मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं तो ज़्यादातर मृत्यु दंड की ही प्रावधान दिखाई पड़ती है। घड़ियाल के सामने फेंक देना, हाथी से कुचल देना या हाथ पैर काट लेना, आँख फोड़ देना, इस तरीके की कुछ कड़े नियम या दंड की व्यवस्था सुलगी की आचार संहिता में दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम जो यहाँ का न्याय तंत्र है और दंड विधान है उसके संदर्भ में अगर बात करें तो यह भी यहाँ की विधि संहिता पर ही आधारित था। और जो न्यायालयों का कार्य था वो बेसिकली मंदिर के द्वारा किया जाता था और जो पुरोहित हुआ करते थे वही प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। न्यायाधीशों का जो कार्य था वो पुरोहितों के हाथ में था और मंदिर हमारे न्यायालय हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया
कि जो न्यायालय हुआ करते थे वो पीड़ित और अपराधी के मध्य मध्यस्थता का कार्य करते थे। तो मंदिर वो मध्यस्थता का केंद्र था जहाँ से ये न्यायालयी कार्य किए जाते थे। इसके बाद जो सभी मुकदमे हैं उसको सुनने के लिए एक व्यक्ति था और उसका नाम था मस्किम। मतलब व्यक्ति क्या, एक पद था मस्किम, जो कि इस तरीके के जो भी न्यायालय मुकदमे हुआ करते थे न्यायालय में उनको सुनता था। ये एक अधिकारी था जो इसको सुनने का कार्य करता था। इसके अलावा व्यभिचार का जो अपराध था उसके लिए स्त्री को छोड़ा नहीं जाता था, बल्कि पुरुष दूसरा विवाह करके उसको दासी बना लेता था। एक विशेष प्रकार का दंड की व्यवस्था वहाँ पे थी। यदि महिलाएं जो है वो व्यभिचार में लिप्त हो जाती थीं, पर पुरुष के साथ संबंध बनाती थीं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को छोड़ा नहीं जाता था। पुरुष स्वतंत्र था कि वो दूसरा विवाह कर ले और उस महिला को दासी बना ले। तो महिलाओं को कोई वैसे दंड की व्यवस्था व्यभिचार के संदर्भ में दिखाई नहीं पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दंड की व्यवस्थाएं हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे कभी डिटेल में इसको, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने और समझने को मिलेगी, क्योंकि हमारी एक सिलेबस का एक टाइम फ्रेम भी है, एक कंटेंट फ्रेम भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बस इतनी बातों पर ही गौर करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम लोग राजनीतिक संगठन के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक संगठन में एक बहुत प्रमुख चीज़ है जो हमें जानना आवश्यक है, और वो है सैन्य संगठन एवं युद्ध कला। क्योंकि सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सभ्यता एक ऐसी सभ्यता विश्व में रही है जो सैन्य दृष्टि से विश्व की प्रथम ऐसी सभ्यता रही है जो कि युद्ध कर्म या युद्ध को एक कला तक लेकर के जाती है। युद्ध का जो कार्य होता था उसको एक कला तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों को जाता है। अर्थात तीर और धनुष का प्रयोग तो वैसे भी होता था, भाले ढाल का प्रयोग, साथ ही साथ साज सज्जा, सेना में एक सुव्यवस्थित सेना में अलग अलग जो स्थिति है सेना की, जैसे अर्थात हम लोग बात करते हैं अक्सर थल सेना, वायु सेना, जल सेना वर्तमान समय में, लेकिन सेना की जो टुकड़ियाँ होती थी उनका जो विशेष प्रकार की साज सज्जा या उनकी अलग अलग टुकड़ियों का निर्माण करना या युद्ध की जो अलग अलग पद्धति है उसको अपने युद्ध कर्म में शामिल करना, वो सारी चीज़ें हमें सुमेरियन सभ्यता से इनिशियल प्रारंभिक दौर में दिखाई पड़ती है। इसीलिए ये एक ऐसी सभ्यता है जो कि विश्व में युद्ध कर्म को एक कला तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण या कहें कि प्रारंभिक सभ्यता के तौर पर स्थापित है। तो ये विश्व की एक ऐसी सभ्यता है जो कि युद्ध कला को आगे लेके जाती है। तो जैसा कि युद्ध के बारे में हम बात करते हैं कि युद्ध के दौरान एक सेनापति होता है जो कि सेना का नेतृत्व करता है, और नेतृत्व करने के पश्चात वो जिस प्रकार की सेना होती है, जिस तरीके की शक्ति होती है, उसी के आधार पर उसको विजयी या पराजित होने के लिए उसमें उसकी भूमिका रहती है। तो सुमेरियन सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जो कि मेसोपोटामियन क्षेत्र में कई नगर राज्यों को अपने अधीन करने में सफल रही है। एक लंबी दूरी तक इन्होंने अपना परिक्षेत्र फैला लिया था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके पटेसी की थी, क्योंकि पटेसी ही उनका सेनापति होता था, और पटेसी की शक्ति या पटेसी का शक्तिशाली होना ही इस सभ्यता के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो सुल्गी और सारगोन, ये दो ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनके समय में सुमेरियन सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार दिखाई पड़ता है, और ये दोनों ही एक महान सेनापति के तौर पर सुमेरियन सभ्यता या विश्व की सभ्यताओं में दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत प्रमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति ये दिखाई पड़ते हैं। तो युद्ध का जो नेतृत्व है वो पटेसी के माध्यम से होता था, और शांति के समय में ये जो सेना होती थी, सेना में जो सैनिक होते थे, वो शांति के समय में मंदिरों एवं शहरों के निर्माण में, या कहें कि एक तरीके से वर्तमान में PWD के कर्मचारी के तौर पर कार्य करते थे। और जब युद्ध का समय आता था तो यही जो कर्मचारी थे, यही जो लोग थे जो कि शांति के समय में शहरों में काम कर रहे होते थे, ये सेना में शामिल हो जाते थे, और युद्ध के
युद्ध क्षेत्र में अपने रण कौशल को दिखाते थे। तो इसके अलावा जो कवच, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कवच और साज सज्जा के लिए भी सुमेरियन सेना बहुत प्रमुख थी। तो यहाँ पे कवच धारण करने की प्रथा थी, भाले और ढाल का प्रयोग ये लोग करते थे, और धनुष बाण का प्रयोग करना इन्होंने अकायदी सेमाइटों से सीखा। अकाद में सेमाइट जाति के लोग थे जिनसे इन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा था। तो इसके साथ साथ ये एक बहुत प्रमुख चीज़ जो हमें दिखाई पड़ती है कि सुमेरियन सभ्यता विश्व में सैन्य कला को आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता के तौर पे दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से ये हमारे सुमेरियन सभ्यता का राजनीतिक संगठन था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सुमेरियन सभ्यता का जो विकास हुआ वो नगर राज्यों के साथ हुआ। नगर राज्यों में एक प्रमुख शासक, या ये कहें कि प्रमुख शासक का जो पद था उसको हम पटेसी कहते थे, और पटेसी जब अधिक विजय प्राप्त करता था तो लूगल हो जाता था। और बाद में हमने देखा कि सुलगी की आचार संहिता, जिसमें 4 प्रमुख तत्व दिखाई पड़ते हैं उस आचार संहिता के निर्माण के पीछे, और ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे हम सटे साटे समाचारित या टिट फॉर टैट के रूप में देखते हैं। न्यायालय पीड़ित और अपराधी के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता था। साथ ही साथ यहाँ पे जो न्याय था वो अगर उच्च वर्गीय कोई व्यक्ति है गलत कार्य करता है तो उसको अधिक दंड दिया जाता था, और निम्न वर्गीय जो लोग थे उनको कम दंड का प्रावधान था। साथ ही साथ आकस्मिक और संयोजित हत्या में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। शायद यही एक गलत चीज़, या कहें कि यही एक गलत इसका रूप था जो कि आगे चल करके हम्मुराबी के समय में थोड़ा सा परिवर्तित किया गया था। और हम्मुराबी की आचार संहिता का मूल आधार सुलगी की आचार संहिता थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हम लोगों ने न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में बात की, सैन्य व्यवस्था के बारे में बात की, युद्ध कला से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात की। तो अब अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक संगठन के बारे में बात करेंगे कि सुमेरिया का जो समाज था वो किस तरीके का था, महिलाओं की स्थिति कैसे थी, कौन कौन से वर्ग थे, साथ ही साथ वहाँ पर मनोरंजन के साधन क्या क्या थे, और किस तरीके की सामाजिक ताना बाना था, उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।